हाँ चलो हम लाइव आ गए हैं इलियास भाई। इलियास भाई वी आज आर लाइव। या तो आज का हमारा शो है, क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक है सोच लो की पहली पॉडकास्ट की पहली एपिसोड है। और हमारा टॉपिक है मंदिर के ऊपर, जो टेम्पल इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है उसके ऊपर हमारा बेसिकली टॉपिक है। तो इसके लिए हमने प्रकाश को इनवाइट किया है। प्रकाश को, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही। प्रकाश क्या कहते हैं, एक सोशल क्रिटिक हैं। और सिंध के अंदर पोस्ट कन्वर्जन के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम। हाँ प्रकाश भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप बात करें जब तक इलियास भाई आ जाए वापस, उनका नेट खराब है। ओके। तो आज हमारा टॉपिक है इस्लामाबाद में जो हिंदू श्री कृष्णा मंदिर बनने वाला है, उस पे हम बात करेंगे। तो और बात यह है कि उस पे अच्छा इलियास भाई आ गए तो आप स्टार्ट करें। सॉरी, अच्छा। और हमारे साथ अब्दुल समद भुट्टो हैं, जो कि मतलब एक टीम राइटर हैं और फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। प्रकाश, सबसे पहले आप बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये जो अभी पूरा सिस्टम चल रहा है, और खास करके मंदिर के ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अच्छा, थैंक यू इलियास फॉर द प्लेटफॉर्म। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, पहले तो मैं इस तरह सोचता हूँ कि रिलीजियस प्लेसेस पे है ना, या किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट का फंड यूज ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का जो हम्म। टैक्स मनी है वो बाकी डेवलपमेंट जो सेक्टर्स होते हैं उन पे यूज होना चाहिए, पहली बात ये। लेकिन अगर आप किसी एक रिलीजन के लिए यूज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन के लिए फंड्स देती है फॉर कोई भी प्रैक्टिस हो, फिर मस्जिद की तौमीर हो, मुझे नहीं पता मस्जिद की तौमीर के लिए अभी तक पैसे यूज हुए हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ मदरसा बनने के लिए पैसे यूज हुए हैं। मुझे ये पता है कि हमारे पास रिलीजियस मिनिस्ट्री है, जिसमें आप हज फैसिलिटेशन के लिए भी बजट आता है। बाकी भी बहुत सारे फेस्टिवल्स अगर होते हैं या कुछ भी होता है तो उसके लिए यूज है। मतलब कुल मिला के ये कि अगर इस्लामिक प्रैक्टिसेस के लिए टैक्स मनी यूज हो सकती है, तो बाकी रिलीजन में से भी अगर गवर्नमेंट एज ए जेस्चर ऑफ इंटरफेथ हार्मनी कोई फंड देना चाहती है तो इस पे इशू नहीं होना चाहिए। मुझे मुझे तो ये लगता है कि जब ये हुआ तो इस पे तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, बात भी नहीं होनी चाहिए, कोई इशू होना ही नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ये इशू बनाया क्यों गया है, अब उस पे तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, सही है। अब पहला, जब मैंने अपने पेज पे पोस्ट की, पहला लोगों का आर्गुमेंट आया कि भाई गवर्नमेंट के पैसे से क्यों हो रहा है, हमारे पैसे से हम नहीं बनने देंगे। तो भाई इसमें आप ये देख लें कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारा पैसा है। जो गवर्नमेंट का जो टैक्स मनी है, जो गवर्नमेंट का फंड है, वो सारे पाकिस्तानियों का है। उसमें आपके 8 मिलियन बेशक। हिंदूज भी आ जाते हैं, बाकी क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ना आपका पैसा है ना मेरा पैसा है, सारे पाकिस्तानियों का पैसा है। और वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पैसा है और मेरे पैसे से मैं बनने नहीं दूंगा। ये तो मतलब बहुत स्टूपिड साउंड होता है मुझे, सही है अगर इस पे। और दूसरा आर्गुमेंट ये आता है कि भाई ये अगर, चलो इसको आप है ना किसी रिलीजियस टर्म से अगर जस्टिफाई भी करते हैं ना, तो भी ये एक इनजस्टिस ही होगी, सही है। क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम से आप एक जस्टिफाई कर रहे हैं जो सिस्टम एक कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, दूसरी कम्युनिटी को फेवर नहीं कर रहा है, सही है, तो ये इक्वालिटी तो हुई ही नहीं। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद स्पेसिफिकली आर्टिकल 20 जो मैंने पोस्ट किया था उधर, उसमें मेंशन करता है कि माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स हासिल हैं, सिवाय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के सिवा बाकी सारे इक्वल राइट्स हैं। लेकिन अगर इक्वालिटी की हम बात करते हैं ना, इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, इक्वालिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते कि बस ये मंदिर वाली बात हटा दो, बाकी इक्वालिटी है हमारे पास माइनॉरिटीज के लिए, ये ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ये मंदिर का इशू किसी भी रिलीजियस टर्म के लिए नहीं बनने दे रहे, तो फिर आपको इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स नहीं दे सकते। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस्लामिक स्टडी स्टेट में माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स नहीं देते, सही है। अगर ये
मंदिर भी नहीं बनने दे रहे और फिर कहते हैं हम इक्वल राइट्स भी दे रहे हैं, तो ये बात तो बहुत गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूसिवली कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रिलीजियस किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट का फंड यूज ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर यूज होता है तो फिर अगर एक कम्युनिटी के लिए होता है तो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए, और इसमें किसी को कोई गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सही हो गया प्रकाश। अच्छा, अब्दुल समद की तरफ हम अभी आते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन, क्योंकि आप हिंदू भी हैं, तो एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इस मामले में कि जो बाबरी मस्जिद का पूरा एक मतलब पूरा चला था और एक बड़ी इस पे बातें बनी थी, तो उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली पाकिस्तानी हिंदूज को भी इसके बीच में ब्लेम कर दिया जाता है कि उन्होंने भी, उनकी भी कोई आइडियोलॉजी से मैच करती है या वो भी बाबरी मस्जिद के तोड़ने को सपोर्ट करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार ये है ना, हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा मसला है। इंडिया की चीज जो भी हो ना, उसका ब्लेम लो पाकिस्तान के, पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर। आपको पता है मेरे पेज पे मैं कितना कुछ छोटी मोटी चीजों पे वोकल हूँ। तो पहला मतलब सारे लोगों का नहीं, ऑफ कोर्स कुछ ही जो फैनेटिक्स हैं उनका पहला आता है कि भाई व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया, व्हाट अबाउट बाबरी मस्जिद। तो यार हम जो इनजस्टिस होती है अगर इधर माइनॉरिटीज में के साथ, उसको हम इंडिया के माइनॉरिटीज के साथ जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया में जो इनजस्टिस हुई है वो भी बंद होनी चाहिए, या आप एज ए काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, तो आप एज ए अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई इंडिया में भी तो बुरा हो रहा है, तो ये बात स्टूपिड साउंड होती है। अब ये कह सकते हैं मतलब कि प्रकाश, इंडिया में जो हो रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, वो आप स्पेसिफिकली अलग से पूछ सकते हैं। एज ए काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं पूछ सकते, अलग से पूछ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ भाई बिल्कुल यहाँ पे एज ए माइनॉरिटी जो मैं फील करता हूँ, मेरे साथ इतना भी अगर बुरा होता है मैं कैसे फील करता हूँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू इंडियन मुस्लिम्स देयर। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ था तब यहाँ पे कितने मंदिर, 400 से ज्यादा मंदिर, बहुत सारे मंदिर को तो डिस्ट्रॉय किया गया, बाकी तो गवर्नमेंट ने कमर्शियल पर्पस के लिए पता नहीं किस किस चीजों के लिए यूज किया। और 428 मंदिर थे टोटल, और उनमें से अभी 4 या 5 ही गवर्नमेंट ने वापस किए, बाकी अभी तक गवर्नमेंट के पास ही है। तो बात यह है कि इंडिया में जो चीज होती है ना, उसको आप पाकिस्तानी हिंदूज पे ब्लेम ना करें। ठीक है, इंडिया में तो पाकिस्तान में जितने मुस्लिम हैं ऑलमोस्ट उतने मुस्लिम तो इंडिया में भी है। सही है, और इंडिया में जो कुछ बुरा होता है तो ये गालियां हिंदूज को दे देते हैं। यार आप लोग हिंदूज को क्यों दे रहे हो? इंडिया इज नॉट हिंदू, इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, इक्वली मुस्लिम्स हैं, जितने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट उतने ही उधर मुस्लिम्स हैं। तो पाकिस्तानी हिंदूज को पाकिस्तानी करके ट्रीट करो, ऑन करो अपनी माइनॉरिटीज को, अपने 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 लोग समझो उनको। इंडिया की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने इंटरनल इश्यूज की बात करें तो इंडिया की तो बात ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जी अलियास। अच्छा अलियास चले गए तो अभी समद आप। तो प्रकाश भाई मैं अपने पॉइंट्स, हाँ, तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आजकल के जो इश्यूज है ना, इसको हम रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ। यानी कि ये बहुत सालों से प्रॉब्लम्स चलते चलते आराम आराम से डेवलप हुए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामाबाद में आज जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हम इस्लामाबाद में टेम्पल बना रहे हैं और एक पीसफुल सा कंट्री था, अचानक से जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सही बात है प्रकाश भाई। तो अब अगर हम मुगल्स के टाइम तक चले जाएं, वहां पे एक सब कॉन्टिनेंट था, पूरा सब कॉन्टिनेंट, उसमें इंडिया भी शामिल हो गया, पाकिस्तान भी शामिल हो गया, बांग्लादेश भी शामिल हो गया। उसमें हिंदूज भी रहते थे और मुस्लिम्स भी रहते थे। तो ये दोनों रिलीजियंस मेजॉरिटी में थे और बाकी रिलीजियंस आप कहते थे माइनॉरिटी में थे, जो क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूज हो गए, एक्सेट्रा। उसके बाद जब ये डिवाइड हुए, पाकिस्तान अलहदा कंट्री बना, इंडिया अलहदा कंट्री बना, तो ये दो स्टेट्स बने। इंडिया में थे हिंदूज मेजॉरिटी में और पाकिस्तान में थे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में। तो लोगों के माइंड में, पाकिस्तानियों के माइंड में यह बात बैठ गई कि हम मुसलमान हैं पाकिस्तानी और इंडिया वाले जो है वो हिंदू हैं। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना और इस तरह करके, और फिर जब वॉर्स हुई 1965, 71 और इवन कारगिल वॉर हुई, तो इंडिया के खिलाफ जो हेट डेवलप हुआ ना, तो वहां पे जो कि हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे लोगों ने डेवलप कर दिया हेट हिंदूज के खिलाफ, जबकि बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर जोहर की नमाज पढ़ाई जाती थी। वहां पे एक बार एक बच्चा, छोटा बच्चा था, तो वो कोई शरारत कर रहा था, तो टीचर ने उसको कह दिया, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो?
तुम मुसलमान नहीं हो, तुम क्या हिंदू हो? तो मेरे माइंड में ये बात बैठी। मैंने कहा टीचर ने ये क्यों कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो तुम हिंदू हो? वो ये भी तो कह सकते थे, ओ भाई तुम मुसलमान नहीं हो तुम एथिस्ट हो, या ये भी तो कह सकते थे भाई तुम क्रिश्चियन हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? तो यानी मुसलमानों और हिंदुओं को राइवल करके दिखाया गया है। और ये सब जो है ब्रिटिश के एरा में हुआ है। इसके बारे में तो जासिब भाई अगर आ जाएं तो वो ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं एतराजात के ऊपर आता हूं, जो मंदिर के ऊपर एतराजात आए हैं। तो सबसे मेन एतराजात, सबसे पहला एतराज ये आता है कि हमारे टैक्स के पैसों से बनाया जा रहा है मंदिर। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं टैक्स को डिस्कस करूंगा। तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ये था कि जब मदीना के अंदर इस पहली दुनिया की सबसे फर्स्ट इस्लामी रियासत कायम हुई, तो वहां पे ज्यूज भी रहते थे और मुसलमान और यहूदी रहते थे। तो उन्होंने आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूं आपको। पॉइंट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, द सिक्योरिटी इज इक्वल फॉर ऑल ग्रुप्स। यानी जो आर्मी होगी जो प्रोटेक्ट करेगी वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी स्टेट के अंदर। ये नहीं होगा कि फौज कहेगी कि हम ये हिंदू है इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। फौज तो सबको प्रोटेक्ट करेगी, उसके लिए सब बराबर है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि इन पॉइंट नंबर 25, नॉन मुस्लिम्स हैव द सेम पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स आप इस तरह कह सकते हैं कि हिंदू भी वोट देगा, मुसलमान भी वोट देगा, क्रिश्चियन भी वोट देगा। और उसके बाद कल्चरल राइट्स, अब हो सकता है हिंदू का एक अलहदा से कल्चर हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर एक अलहदा कल्चर हो, मिसाल के अजरक भी सब पहनते हैं, टोपी सब पहनते हैं, लेकिन अब होली आ गई तो हिंदुओं को राइट है वो अपनी होली मनाएं, कलर्स उड़ाएं, और मुसलमानों को नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना ना करें। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जाहिर बात है ज्यूज अपने स्टेट के अंदर सिनेगॉग्स बना सकते हैं, मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि जब भी कोई वॉर होगी तो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स इक्वली वो पैसे भी देंगे और इक्वली दोनों मिलके फाइट करेंगे कॉमन एनिमी के खिलाफ। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वॉर हो रही है उसके खिलाफ, यू समझ लो ज्यूज के खिलाफ या किसी के खिलाफ, और हिंदूज कहते हैं ये तो आपका रिलीजियस वॉर है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेने चाहते, तो उसमें उनकी कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब किसी स्टेट के खिलाफ वॉर होगा उसमें सारे रिलीजन्स इक्वली लड़ेंगे। ये मैंने मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मुस्नद इमाम अहमद में आपको मिलेगी। मेंशन करने का मकसद ये है कि जब आपको इस्लामिक स्टेट को देखना है तो आपको वो स्टेट देखना है जो 1400 साल पहले मौजूद था। ये नहीं देखना कि आज के दौर के इस्लामिक स्टेट्स को आपको नहीं देखना, क्योंकि आपको तो प्योर इस्लाम देखना है। इसके अलावा बात आ जाती है टैक्स के ऊपर, जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है अभी कि मुसलमानों के टैक्स के ऊपर मंदिर बन रहा है। तो मैं आपको अभी इस्लामिक टैक्स बताता हूँ। इस्लामिक टैक्स में आता है, सबसे पहले तो आता है ज़कात ऑन सेविंग्स, जो 2.5% ज़कात होती है सेविंग्स के ऊपर। यानी एक साल के अंदर जो सेविंग्स हुई है आपकी, उसके ऊपर 2.5% आपने स्टेट को देना है। स्टेट उसको यूज करेगा गरीबों के लिए, गरीबों को चाहे वो कपड़े प्रोवाइड करे, खाना प्रोवाइड करे। ज़कात के 8 मसारिफ हैं, कुरान के अंदर 960 के आपको मिलेंगे, वो आप अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट के अंदर जो टैक्सेस होते हैं ना, एक होता, अब हिंदूज के ऊपर, हिंदूज से आप ज़कात नहीं लेंगे सेविंग्स के ऊपर, चाहे उनको जितनी भी सेविंग्स हो। तो उसके लिए एक अलहदा टैक्स डिवाइस किया गया था जो था जिजिया। अभी ज़कात की एक फिक्स अमाउंट है 2.5%, जिजिया की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो माइनॉरिटीज से आप जो जिजिया लेंगे वो आपके उलमा फुकहा बैठ के डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर मिसाल के तौर पर ये जिजिया सेट कर दिया कि माइनॉरिटीज से हम 3% या 5% जिजिया लेंगे, वो जिजिया लेने के बाद वो आजाद है। अब ये उनका भी, अब वो जो चाहे कर सकते हैं स्टेट के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ जिजिया का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल सिटीजन है। अगला आ जाता है उशुर। उशुर ये होता है इस्लामिक टैक्स के अंदर कि जो आपकी लैंड है उसमें से हार्वेस्ट निकलता है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फैक्ट्रीज के साथ। उसमें से 5% आपने स्टेट को देना है, चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप हिंदू हो। जो आपका फैक्ट्री में से प्रोड्यूस निकल रहा है ये आप समझ ले एक किस्म का टैक्स है। तो और उसके अलावा अगर आपको कोई ट्रेजर डिस्कवर हो जाता है,
लेकिन आज के दौर में मेरे सबसे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेजर डिस्कवर होता है, आपने 20% टैक्स देना है। ये मैंने बताए हैं आपको इस्लामिक टैक्सेस। अब आप खुद कंपेयर करो इस्लामिक टैक्सेस को पाकिस्तान के टैक्स के साथ। तो हमारे मुल्क में तो कोई इस्लामिक टैक्स नाफिज नहीं, हमारा तो सेक्युलर टैक्स सिस्टम है। हमारे लिए तो सारे सिटीजन्स बराबर हैं, हम एक नेशन स्टेट हैं। तो हम अब सबसे टैक्स ले रहे हैं, सबके ऊपर खर्च करेंगे। रही बात के जो हिंदुओं का मंदिर है, ये टैक्स के पैसों से बनाना चाहिए या फिर हिंदुओं को खुद फंड करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं ये सवाल करूंगा कि जो हमारी मसाजिद हैं, ये हमें टैक्स के पैसों से बनानी चाहिए या फिर हमें अपने खुद के पैसों से बनानी चाहिए। तो इसके ऊपर इख्तिलाफ आएगा। कुछ कहेंगे कि गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं हम अपने पैसों से बनाएंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो मंदिर का सवाल आता है, इस हाँ आपने प्रकाश भी आपने ये कहा था कि गवर्नमेंट हाजियों को फैसिलिटेट करती है हज के अंदर। तो उसके बाद मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि 2019 में मैं था अराइवल एंड डिपार्चर डिपार्टमेंट में हज में, तो 2019 में ये खत्म हो चुका था हज का फैसिलिटेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मसाजिद को फंड करती है एंड इमाम मस्जिद को स्टिपेंड जाता है 10,000 रुपीज का, काफी इमाम मस्जिद को। तो अब गवर्नमेंट जो कि मसाजिद को फंड कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेथ हार्मोनी जो हमारी मिनिस्ट्री है एक, उसमें आप चेक करें रिकॉर्ड्स तो उसमें लिखा होगा कि जो पुराने मौजूदा मंदिर हैं हिंदुओं के, उनकी डेकोरेशन के लिए, उनको उनकी रनिंग के लिए, उनके पंडितों की सैलरी के लिए उनके पास एक फंड होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेथ हार्मोनी के ऊपर। तो जब आपके पास एक फंड मौजूद है, आप जो है पुराने मंदिरों को रिपेयर कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। तो अब हिंदुओं ने कहा है कि अब हमें एक और मंदिर चाहिए, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे हमारे पास फंड कितना है, उस फंड के हिसाब से वो जॉइंट यानी एनजीओज और गवर्नमेंट मिलके जॉइंट करके भी एक मंदिर बना के दे सकती है, गवर्नमेंट सोलनी भी मंदिर बना के दे सकती है। ये डिपेंड करेगा अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो यानी इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस बिकॉज अवर टैक्स इज नॉट इस्लामिक। अब ये बात जा चुकी है गवर्नमेंट के हाथों के ऊपर कि उनके पास जो फंड कलेक्ट हुआ है वो इसको किस तरह खर्च करेंगे। तो अब मैं इलियास भाई को बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा आपको। इलियास भाई ऑफ टू यू। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी आ रही है। अच्छा, तो इसमें एक बात मतलब बड़ी समझने की, अब हम कमेंट्स की तरफ भी जाते हैं, चैट की तरफ उधर से देख के अपना टॉपिक पकड़ते हैं, लेकिन एक बात इसमें बहुत समझने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं ना कि ये टैक्स इस्लामिक नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये टैक्स फौरन ही हराम हो गया। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ये टैक्स ऐसा है कि ये पहले नहीं लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश भाई, के हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट एक लीगल बॉडी होती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की। अब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है कि हम सारे सिटीजन से 50,000 रुपया महीना लेंगे और इसके बदले में उनके घर का सारा राशन, पाकिस्तान के हर सिटीजन को राशन गवर्नमेंट देगी। अब मैं किसी से पूछूंगा क्या कहते हैं ये टैक्स हलाल है कि हराम है, ऑब्वियसली ये टैक्स कभी इस्लामिक उसमें तो नहीं लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हराम है। सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी एक इस्लामिक स्टेट के अंदर नहीं लगा गया। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जब हमारे पास पहले एक इस्लामिक स्टेट होती थी, वो क्या करती थी, वो किसी की भी, जैसे आपने बात की थी शुरू में, वो किसी की भी इबादत गाह को फंड नहीं करती थी, ना वो मस्जिद को फंड करती थी, ना किसी और चीज को फंड करती थी। वो सिर्फ उन चीजों पे पैसे लगाती थी जो कि पब्लिक गुड होती है। पब्लिक गुड क्या होती है? कुआं आपने खुदवाया है, मतलब जिससे हर बंदे को बराबर फायदा हो रहा है, किसी को कम या ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अब पार्क आपने बनवाया, कोई भी जा सकता है पार्क में, उन्होंने सामने खड़े होकर ये तो नहीं पूछना कि बंदा हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। कोई भी पाकिस्तानी जाके उसके अंदर, बल्कि गैर पाकिस्तानी भी हो, वो भी वहां पे जाके आराम कर सकता है, सबके लिए खुला हुआ है। शरीयत ऐसे कामों के, जो इस्लामिक स्टेट था वो ऐसी चीजों के लिए पैसे लगाता था। अब हमारी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया कि हम हर बंदे से ये टैक्स लेंगे और इस टैक्स को लेने के बाद हम ये पैसा लगाएंगे उसकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अब काफी ज्यादा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसमें मंदिर भी आती है, उसमें मस्जिद भी आती है, उसमें गुरुद्वारा भी आता है, उसमें और जितने भी रिलीजन की साइट्स हैं वो सारी आती हैं। अब उसमें जब मस्जिद के ऊपर पैसे लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाकियों के ऊपर भी पैसे लगने चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है। और अगर उनके ऊपर आप पैसे नहीं लगाना चाह रहे तो
उतना प्रोपोर्शनली टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए उन लोगों को, अगर आप उनके ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते। और अगर आप उनसे आपने मुआहदा भी कर लिया है और अपने आप पैसे लगा भी रहे हो और उनके ऊपर पैसे नहीं भी लगा रहे, तो फिर ये तो बात, ये वो असल बात है कि आपने मुआहदा किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है उसके ऊपर काफी ज्यादा, क्या कहते हैं, इस्लाम भी उसे काफी ज्यादा सजा देता है, बल्कि उसके ऊपर इस दुनिया में भी सजा दे सकता है जो खलीफा अगर मुसलमान रियासत हो, और वो अब अगली तो उसे सजा मिलनी है, आगे हशर में तो उसे सजा मिलनी मिलनी है। अब हम जरा अपने लाइव कमेंट्स की तरफ चलते हैं, और अब्दुल समद आप पढ़ लें बेशक कमेंट्स थोड़ा, फिर आप उसका जवाब भी दे दें, फिर मैं भी बीच में ऐड कर दूंगा, प्रकाश भाई से भी पूछ लेना। गवर्नमेंट मुस्लिम टैक्स के लिए मस्जिद के लिए मुस्लिम टैक्स टेंपल के लिए दे, मस्जिद के लिए नहीं। इक्वालिटी करो, मस्जिदें प्राइवेटली लोग बनाते हैं तो टेंपल हिंदू क्यों नहीं बनाते? तो अब जैसे कि प्रकाश भाई ने बता दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने पैसों से टेंपल बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने एतराज इस बात के ऊपर किया कि गवर्नमेंट एक तो मस्जिदों के ऊपर टैक्स रिलीफ देती है, सही है, देती है या नहीं देती? उसके बाद गवर्नमेंट जो है मदारिस को फंड करती है, और उसके ऊपर उसके अलावा बादशाही मस्जिद को कौन मेंटेन कर रहे हैं आपके? और उसके अलावा फैसल मस्जिद, वो जो आप कहते थे कि सऊदी अरब ने बनाई है, लेकिन आप उसको उसकी फंडिंग चेक करें फैसल मस्जिद की, तो 100% सऊदी अरब ने नहीं बनवाई थी वो, उसमें काफी हिस्सा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी गया था। और इसी तरह अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन से ये निकाल दें कि अब गवर्नमेंट आज के बाद रिलीजियस बिल्डिंग्स में इंटरफियर नहीं करेगी, तो उसके बाद ओके, हिंदू भी आपसे नहीं कहेंगे कि हमें टेंपल बनवा के दो। यहाँ पे आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं। सही है, अगला कमेंट इलियास भाई। I can name numerous mosques which were constructed on state's money/public tax. Why are we having any issue with the construction of temple on state's money? तो बेविश भाई, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप उन मास्क का नाम जो है कमेंट्स में डाल दें। उसके अलावा for 70 years why were non-Muslims paying for Hajj facilitation? It was absolutely wrong. They should not have been doing this. The government was wrong on this, and it was a very good step by Imran Khan. और दूसरी बात, हज तो फर्ज ही उनके ऊपर होता है जो साहिब हैसियत हो, इसलिए ही नहीं करना चाहिए। Do mosques get tax relief? If yes, should other places of worships get it too? Definitely, definitely. Other places of worships also should get it. अच्छा, मौलवीज और इमाम्स को कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे करती है भाई। अब आप उनसे पूछो जो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो किधर से आई हैं? ये भी सवाल होना चाहिए ना उनसे कि नहीं, गवर्नमेंट इलियास भाई, गवर्नमेंट एक स्टिपेंड देती है 10,000 रुपीज का, उसके अलावा बाकी कहाँ से आता है इनकम, वो आप जाके उनसे पूछ लें। भाई ना, 15,000 10,000 उनकी तनख्वाह होती है, और मौलवी साहब 5 साल बाद मस्जिद में देखो ना तो उनके पास गाड़ी होती है। अभी हमारे यहाँ पे भी मौलवी साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू गाड़ी है। अब मुझे नहीं पता किधर से आती है, लेकिन आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब बात ये है कि अब एक और भी बड़ा इससे सिमिलर इशू है, क्योंकि अब हम इस पर बात कर ही रहे हैं तो मैंने कहा उस पर भी बात करते जाएं, क्योंकि वो भी इसी नौयत का इशू है। वो है जो टर्की में आया सोफिया के ऊपर अभी अभी आया है वर्डिक्ट। उसमें क्या है कि वो आया सोफिया पहले चर्च था, और अब उसको फिर अतातुर्क ने म्यूजियम बना दिया, और अब उसको दोबारा मस्जिद बनाने के ऊपर बना दिया गया। तो इसके बारे में प्रकाश आपका क्या ख्याल है? यार मुझे नहीं लगता मैं इस पे ओपिनियन दूं या नहीं, सही है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर वो सेक्युलर कंट्री है, सही है, पहले तो ये उनका इशू है तो उनको ही हैंडल करना चाहिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये करके गलत कर दिया या नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया है अपने के लिए। वहां पे अगर मुस्लिम मेजोरिटी में और उनके कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो ये है कि वो सेक्युलर कंट्री है वैसे टर्की, सही है, और कुछ लोगों से बैकलैश भी आ रहा है, जो मुस्लिम लोग हैं वो ऑलमोस्ट सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मैं इस पे कुछ भी नहीं करा, मैं ये नहीं करा कि उन्होंने गलत किया। वैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी हिस्ट्रिकल प्लेस आप ले लें, फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद का अगर एग्जांपल ले लें, अगर बाबरी मस्जिद पे हम कहते हैं कि इंडियंस ने अच्छा नहीं किया, मतलब गलत किया उस पे, अब
उसको हटा के पॉलिटिकल रीजंस जो भी थे, तो इसी वजह से तो फिर टर्की ने भी ये गलत किया, या इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि उनका मामला, उनकी मर्जी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। सही। अब्दुल समद, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप तो पढ़ के आए होंगे इसको। नहीं, पहले बात तो प्रकाश भाई, बाबरी मस्जिद वाला हम इसके ऊपर यूज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इंडिया में मुस्लिम्स की एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो बाबरी मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते थे, जबकि यहाँ पे अब तुर्की में इतनी कोई क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बनी मौजूद नहीं है। यानी अगर उसको एक कन्वर्ट कर दे इस वक्त आज के दौर में चर्च के अंदर, तो यानी वहां पे तो इतनी क्रिश्चियंस की इतनी कोई पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, उसको कन्वर्ट किया गया था म्यूजियम में टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ तुर्की के अंदर, जो मोस्टली तो टूरिज्म के लिए यूज होती है, लोकल पॉपुलेशन तो उनमें बहुत कम जाती है। तो अब इसको अगर कन्वर्ट कर भी दिया है मॉस्क के अंदर, तो अभी भी वहाँ तो अभी भी मोस्टली ये टूरिस्ट स्पॉट ही रहेगा, क्योंकि वहां पे मसाजिद की तादाद बहुत ज्यादा है तुर्की के अंदर। तो मेरे हिसाब से इस्लामिकली इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब 500 साल से वहां पे मस्जिद थी, तो उससे पहले चर्च था, तो अब यानी दोबारा चर्च में कन्वर्ट करने में तो सेंस नहीं बनता। अगर उसको म्यूजियम ही रहने दिया जाता, इसमें भी कोई इशू नहीं था, अगर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैं तो यही कहूंगा इसमें। सही। और भी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है संदीप कैलरा का। वो कहते हैं कि ये एक साजिश के तहत हुआ है और कुछ नहीं बिला वजह का मसला बनाया गया है। पहले भी तो मंदिर बन रहे थे और अब भी बन रहे हैं, तब भी तो हुकूमत ही फंड देती थी। हिंगलाज माता के मंदिर इसकी वाज़ेह मिसाल है। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो इसकी वाज़ेह मिसाल है कि पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी। मैं भी इस बात से बेशक एग्री करता हूँ कि पहले भी जब गुरुद्वारे के ऊपर फंडिंग हुई है तब तो कोई हमें इतना शदीद रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया। तो मतलब समझ नहीं आती कि अब इतना रद्द-ए-अमल आने की क्या वजह थी। लेकिन अच्छी बात है कि अब जो बड़ी एक कंजर्वेटिव हमारे मुल्क के अंदर बॉडी है, जो कि क्या कहते हैं सारे फैसले लेती है, इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो काउंसिल है, उसने भी इस बात को सही कह दिया। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारी जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए। क्या कहते हैं आप इसके बारे में प्रकाश? हाँ, एक्चुअली वही बात है ना, गुरुद्वारे के लिए भी नहीं किया। अब उसमें तो बहुत सारे मतलब हमारे अपने इंटरेस्ट भी थे कि भाई पाकिस्तान में बाहर से लोग आएंगे विजिट करने, फ़ायदा होगा, ये वो सारी चीज़ें। मैंने जैसे पहले ही कहा ना कि ये इशू ऐसा है ही नहीं, ना कोई इसमें रिलीजियस इशू बन रहा है, ना टैक्स का इशू बन रहा है, कोई इशू बन ही नहीं रहा है। इसको जानबूझ के बस इशू बनाया गया है। बस मुझे तो लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बस ऐसे ही इशू बना दिया, बैकलैश ज़्यादा आ गई, तो फिर जो मौलाना हजरात थे या कोई भी थे ना, उन्होंने कहा है कि बस अब ओपिनियन देना स्टार्ट किया तो बस अब इशू ही इशू बन गया। इशू था ही नहीं, इशू था ही नहीं, वी क्रिएटेड इशू आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा, अच्छा, अली ये भाई हफीज कह रहे मलिक हैं कहते चंदे हैं से कि आती हैं गाड़ियां, तो गाड़ियां तो चंदे से नहीं आनी चाहिए। चंदे से हम उनके गाड़ियां क्यों लेके दे रहे हैं? ये उन्होंने कोड वर्ड में बात किया कि ये जो गाड़ियां हैं ये चंदे से आती हैं, ये प्रकाश भाई, इसका तुम्हें। जवाब दे दो भाई, ये कुछ बोल रहे यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये पवित्र और संतन पता नहीं क्या होता है। मुझे इतनी हिंदी या उनके हैं। वर्ड्स नहीं आते ज्यादा। यार मैं बैठा हुआ था कि प्रकाश इसका जवाब देंगे। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, सॉरी। ये क्वेश्चन नहीं था, ये मेरे ख्याल से ये तो अच्छा, मैं एक सार्केज्म ही और था सवाल बस। अच्छा मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में है ना, कोई माइनॉरिटी का बंदा प्रेसिडेंट और पीएम नहीं बन सकता। तो आपको नहीं लगता कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको नहीं लगता कि ये एक काइंड ऑफ अनइक्वालिटी है, एक इनजस्टिस है? कोई भी बता दे आप में से। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्या आप सवाल कर रहे हैं?
यार मेरे जी ख्याल से तो हमारी इसके ऊपर मतलब पहले भी बात हो चुकी थी, जो हमने मतलब बात की थी कि मैं तो इस सिस्टम को कभी सपोर्ट में नहीं रहा इसके, क्योंकि पहली बात ये कंसोलिडेट कर देता है पावर को। मैंने जो भी जितना भी इस्लाम पढ़ा है वो दो दो आयात के ऊपर, उसकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो आयात के ऊपर है। एक है व अमरुहुम शुरा बैनहुम, कि वो जो लोग होते हैं इस्लामिक स्टेट में जो भी डिसीजन होता है वो लोग आपस में मिलकर लेते हैं। लेकिन ये तो होगी डेमोक्रेसी, लेकिन इस्लाम डेमोक्रेसी को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वही मेजर फ्लॉज जो सोक्रेटिस ने निकाले थे कि डेमोक्रेसी में डेमोगोग्स पैदा होते हैं, मतलब जैसे इमरान खान जैसे लोग होते हैं, बस वो बातें करके आ जाते हैं, फिर उनसे कोई काम नहीं होता। इसलिए कुरान एक दूसरी जगह कहता है, क्या कहते हैं, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हैं? मतलब नहीं बराबर, उनके जो जिसके पास इल्म है वो बराबर नहीं है उसके पास जिसके पास इल्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि नॉलेज की बेस के ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सारे डॉक्टर्स हैं, वो सारे डॉक्टर्स मिल बैठ के वोटिंग करें, डॉक्टर्स मिल के वोटिंग करें कि हम में से सबसे बेहतर डॉक्टर कौन है, सब किसको हेल्थ की पब्लिक पॉलिसी की सबसे ज्यादा समझ है, और उसको क्या कहते हैं, उसको ये वाला मिनिस्टर बनना चाहिए। तो वो वाला मिनिस्टर बन जाएगा, वो अपनी मतलब डॉक्टर जितना उसने हेल्थ के बारे में स्टडी किया उस लिहाज से उसे डॉक्टर बनना चाहिए, उसमें उसके मतलब रिलीजन का कुछ नहीं होता। और जब क्या कहते हैं कोई भी, और इस्लाम में ये है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं तो माइनॉरिटीज के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वो अब जो एक कम्युनिटी है वो खुद फैसला करेगी कि हमारा ये बंदा है और ये हमें रिप्रेजेंट करेगा हमारी कैबिनेट के अंदर। ऐसे अमीरुल मोमिनीन होता है वो मुसलमान उसे इलेक्ट करते हैं, ऐसी ही बाकी कम्युनिटीज का बंदा होता है वो उसे इलेक्ट करते हैं, और ये बाहिमी मुशावरत के साथ एक सिस्टम चलता है। और जो हिंदू होते हैं उनको उनके अपने लॉज के ऊपर फोकस करने दिया जाता है, वो अपने लॉज फॉलो करते हैं, उनका जज भी अपना होता है। जो मतलब क्रिश्चियंस होते हैं उनका भी जज अपना होता है, उनका भी लीडर जो होता है वो अपना होता है, और जो मुसलमान होते हैं वो मुसलमान अपना क्या कहते हैं, उनका वो लीडर भी खुद होता है, वो सजा वगैरह भी खुद भी डिवाइस करता है। तो ये जो एक कंसोलिडेटिंग पावर है ना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की, वो एग्जिस्ट करती नहीं है हमारे लिए। जो मुसलमानों का एक अलग प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं है वो अलग होगा, उसका जो हिंदू का होगा वो अलग होता है, और जो मतलब बाकी जितनी भी कम्युनिटीज का होता है वो सबका अपना अलग अलग एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव अलिया होता है। अलियास, ये जो आप कह रहे हैं आज के दौर में क्या पॉसिबल है? ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री को एक लीडर चाहिए, एक क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही आजकल ऐसा है। जो आप जो कह रहे हैं ना, वो मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि स्टेट्स विद इन स्टेट, कि वो सेपरेटली वर्कआउट कर रही हैं कम्युनिटीज के। और दूसरी बात ये कि उस ये है ना जो हमारा एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि भाई हमें साथ रहना चाहिए, ह्यूमन से तो वो साथ रहना चाहिए। तो मतलब ये कि हम डिफरेंसेस को अलग अलग करते जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदूज हैं तो वो उनका रूलर अलग होना चाहिए, वो अलग रहे, क्रिश्चियन हैं तो अलग रहें। तो ये डिफरेंसेस को हम अलग क्यों करें? ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ठीक सोल्यूशन है। अच्छा नहीं, वो ये जरूरी नहीं है, ये उनको चॉइस दी गई है भाई। अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल अब हिंदू कहते हैं हमने मुसलमानों के लॉज फॉलो करनी है, बिल्कुल सही है, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अब हर बंदा वो फॉलो करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं है कि आप जाके सीधा उनके ऊपर अपने लॉज इम्पोज कर दो। अब देखें हमारे ऊपर क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस हमारे ऊपर लॉज इम्पोज करते हैं ना पूरी दुनिया। फर्स्ट वर्ल्डिज्म, ये जो लिबरलिज्म है हमारे पास इम्पोज किया जाता है, मतलब हमें इसे फॉलो करना ही करना है। इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है भाई अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो डिफरेंस नहीं पैदा करना चाहते तो वेल एंड गुड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अकोमोडेशन के लिए उनको ये चॉइस देनी चाहिए कि वो ऐसे फॉलो करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, ये बेसिक बात है। अगर वो नहीं फॉलो, अगर वो हमारे रूल्स फॉलो करना चाहते हैं वेल एंड गुड, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो करें कि वो डिफरेंस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इसमें मुसलमान कुछ नहीं कह सकते, उनकी से नहीं होती। हाँ अब्दुल समद, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बेसिकली थोड़े और पॉइंट्स डिस्कस कर दूं। एक तो मैंने देखा है कि उलमा ने इस टॉपिक के ऊपर ना टर्म्स यूज की हैं कि दारुल सलाम और दारुल कुफ्र।
तो पहले बात तो ये टर्म्स पुरानी फिक की किताबों से उठा के आप आज के इसके ऊपर कंट्री के ऊपर नहीं कर सकते। उदाहरण से तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक सोसाइटी बना ली, सिटी बना लिया, गांव बना लिया, वहां पे सिर्फ मुसलमान होंगे, उसके अंदर हिंदूज एंटर नहीं हो सकते। अब आज के दौर के अंदर मेरे हिसाब से इसकी एग्जांपल है कि जब मदीना या मक्का के अंदर एंटर होंगे ना, आपको वहां पे बोर्ड्स नजर आएंगे कि नॉन मुस्लिम्स टर्न लेफ्ट, यानी नॉन मुस्लिम्स इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते सिटी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर ये अप्लाई नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर तो एक ही सोसाइटी होती है, एक हिंदू का घर है, साथ में मुसलमान का घर है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर ये है कि एक सोसाइटी बनी हुई है उसके अंदर सिर्फ हिंदू रहते हैं, मुसलमान उसके अंदर घर नहीं ले सकता। तो आप कहेंगे कि ये हिंदुओं की सोसाइटी है और ये जो है यहाँ पे आप अपना मंदिर बना लें, इस तरह पॉसिबल नहीं है। सेग्रीगेशन आज के दौर के अंदर पॉसिबल है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। ये दो अलग अलग टर्म्स है, पॉसिबल और एप्लीकेबल। पॉसिबल है इसलिए एक तो ये, अगर दूसरा ये मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के पैसों से शिर्क का अड्डा बना रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम मंदिर बना रहे हैं और आज के बाद से सब मस्जिद जाना बंद कर दो, सारे यहाँ पे मस्जिद मंदिर में आके पूजा करना। ये तो नहीं कर रही ना गवर्नमेंट। और दूसरा गुरुद्वारे की बात की प्रकाश ने, तो असल में गवर्नमेंट ने ना इस मंदिर को एडवर्टाइज किया है दूसरे मुल्कों को दिखाने के लिए, ये देखो हम बड़े पीसफुल नेशन है, हम राइट्स दे रहे हैं माइनॉरिटीज को, एडवर्टाइज किया है गवर्नमेंट ने, और इसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से फिर बैकलैश हो गया। और रही बात गुरुद्वारे की, तो गुरुद्वारा रिलीजियस मूव नहीं था, गुरुद्वारे को मैं कहूंगा ये पॉलिटिकल मूव था एक किस्म का, कि एक तो ये दुनिया को दिखाना ये देखो हम पीसफुल कंट्री है, और दूसरा कि वो सिक्स आएंगे और इनकम आएगा, वरना बना तो वो भी मुसलमानों के पैसों से है। आप कैलकुलेट करें 5,000 तकरीबन सिखों की पॉपुलेशन है, 14 अरब रुपए बनते हैं टैक्स के। और दूसरी बात, हाँ गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना, ये 100% टैक्स का पैसा नहीं होता, इसमें और भी जगहों से रेवेन्यू आ रहा होता है। स्टील मिल का रेवेन्यू इसमें शामिल हो रहा होता है, और अगर पीआईए ने खुदा ना खास्ता कोई रेवेन्यू दे दिया वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और अगर थर में से कोई कोयला निकलता है, वो कोयला गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों को बेचती है, वो जो पैसा आ रहा होता है वो तो टैक्स का पैसा नहीं है, लेकिन वो स्टेट का पैसा है। अब उस आपको क्या कहेंगे, उसको मुसलमानों का पैसा है या हिंदुओं का पैसा है? ये तो इक्वली सबका पैसा है। और इसके अलावा एक और मैं बात कहूँ हिस्ट्री में से, कि लाहौर के अंदर एक म्यूजियम है, म्यूजियम का नाम मुझे याद नहीं, वहां पे दस्तावेजात मौजूद हैं कि औरंगजेब आलमगीर, मुसलमान जिसको हीरो कहते हैं, उसने बैतुल माल से गवर्नमेंट के पैसों से हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए थे अपने दौर के अंदर, औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि मैं अकबर बोलता, आप कहते हैं वो तो है ही काफिर, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिनको लीडर बनाए बैठे हैं आप जिनको लीडर बनाए बैठे हैं पास्ट में, उन्होंने ये काम किए हैं। और दूसरे सुल्तान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये औरंगजेब हमारे सल्तनत का बंदा था। अच्छा, ये कमेंट में रीड कर दूं हमाद वहीद का, आई थिंक इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप वी शुड हैव पार्टीज एज वेल। इलियास का जो पॉइंट था कि भाई हिंदूज को अलग रूल करना चाहिए, ये वो, इस पे मैं एक और पॉइंट ऐड ये करना चाहूंगा कि ये इसलिए काम नहीं कर सकता कि आप अगर इस तरह डिफरेंसेस को लेके जाएंगे ना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले तो आप रिलीजियस बेसिस पे कहते हैं कि भाई इस तरह के जो हिंदूज हैं वो उनका हेड अलग होना चाहिए, जो क्रिश्चियंस हैं उनका हेड अलग होना चाहिए, उनका अलग होना चाहिए। फिर आप हिंदू के अंदर ही आ जाएं, उनकी अपनी कास्ट सिस्टम है, हिंदूज में आपने कास्ट सिस्टम का सुना होगा, वो है, तो फिर वो डिमांड करेंगे भाई हम एक दूसरे कास्ट में लड़ेंगे, तो हम कास्ट के सिस्टम पे फिर अलग से बना दें। फिर आप मुस्लिम्स में आ जाएं तो शिया सुन्नी हो गए, सुन्नी में फिर से अलग कास्ट पड़ी है, शिया में फिर से अलग कास्ट पड़ी है। तो आप तो ऐसे डिफरेंसेस पे बनाते बनाते मतलब बहुत सारे डिविजन्स कर देंगे, सही है। तो आई डोंट थिंक दैट इज द सॉल्यूशन। और इस तरह तो आप फैमिली में भी आ जाए ना, डिफरेंसेस तो होने ही है, दो भाई जो होते हैं उनके भी आपस में डिफरेंसेस छोटे मोटे होते हैं, उसका मतलब तो नहीं है कि हम घर को तोड़ दें और घर को दो बंदे अलग से रूल करें, ऐसा तो नहीं होता। तो आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए कि भाई जस्ट बिकॉज समवन इज हिंदू और समवन इज क्रिश्चियन और समवन इज नॉन मुस्लिम ही कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मेरिट होनी चाहिए। हमें पता है कि अगर कोई हिंदू इलेक्शन में आए भी सही, तो उसको लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, सही है। 100 साल 200 साल तक तो ये कोई नियर बात दिखती ही नहीं है, सही है।
लेकिन बात ये कि स्पेसिफिकली इनएलिजिबल करना जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन एवरी टर्म्स। जी, अब पढ़ लें कमेंट। हाँ, मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है कि जैसे मैंने आपको वैसे ही पहले बता दिया कि पहली बात तो जैसे आज पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम इम्पोज करने की बात की जा रही है, हम कहते हैं हमने सेक्युलर मुल्क बनाना है, हमने सेक्युलर मुल्क बनाना है, लेकिन इसमें हम ये बात नहीं देखते कि उसमें हर बंदे के ऊपर एक ही चीज इम्पोज कर दी जाती है। आई गेस समाद आपका कंटिन्यू करें, इलियास की आवाज नहीं आ रही। अच्छा प्रकाश, आपसे मेरा ये सवाल है, टेक्नोक्रेसी का नाम सुना है आपने कभी? किसका? टेक्नोक्रेसी। किसका? हाँ। टेक्नोक्रेसी ये डेमोक्रेसी। हाँ, तो इसके बारे में, टेक्नोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम टेक्नोलॉजी की करेंसी की बात करें, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तो होता है ना डेमोक्रेसी, जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं लीडर को। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। डेमोक्रेसी में यही होता है ना लोग। तो जी जी। टेक्नोक्रेसी की मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, उसमें ये होगा कि मेरिट के ऊपर बेस होगा। जैसे सारे डॉक्टर्स बैठेंगे, सबका इंटरव्यू होगा, जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर होगा वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बन जाएगा। टेक्नोक्रेसी में इस तरह का एक सिस्टम होता है। अच्छा, मतलब तो अब इलियास ने क्या किया, इसी में एक उसने वो थियो का वो डेमोक्रेसी का एलिमेंट इसमें डाल दिया कि सारे डॉक्टर आपस में बैठे, आपस में बैठ के डिसाइड, आप हाँ, लोग वोटिंग कर दो इसे कि किसको मिनिस्टर टेक्नोक्रेसी ऑफ हेल्थ कहते हैं बनना और ये चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सिस्टम है जो कि अभी तक किसी मुल्क में, मतलब कनाडा इसे को एक अच्छी तरह से थोड़ा इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि उनका जो से भी मिनिस्टर होते हैं वो अपने फील्ड के अंदर वो या तो मास्टर्स होते हैं या पीएचडी होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर भी एटलीस्ट अगर हम इसको फॉलो करने की ट्राई करें तो एक बेहतरी आ सकती है। और जाहिर सी बात है, अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम एक बंदे के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे, ठीक है, तो अब वो बंदा कोई भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि अमीरुल मोमिनीन या अमीर एक प्राइम रिप्रेजेंटेटिव मेरे ख्याल से अभी भी हर कम्युनिटी का होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इन मतलब माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को। हमारी कैबिनेट में तो मतलब वो चीजें मौजूद है, कैबिनेट की बात तो की जाए तो सही है कि इतनी सीट हिंदू के लिए रिजर्व है, इतनी क्रिश्चियन के, लेकिन उनका मेरे ख्याल से एक उनका प्राइम रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए जिससे तमाम मामला पर बात की जा सके जो उनको रिप्रेजेंट करे। मेरे ख्याल से एक ऐसा सिस्टम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि हर बंदे को रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे अंदाज से मिल सके। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का ये है कि अगर तो जब हमने इत्तेफाक कर दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें तो फिर रिलीजन की कोई उसमें नहीं होना चाहिए कि ये कौन से रिलीजन से होगा या कैसे होगा, क्योंकि एट द एंड उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करनी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिससे आप एग्री करते हैं, और अगर नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाएं, उसके खिलाफ एहतजाज करें। क्या ख्याल है? कमेंट्स पढ़ लें अब। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। हेलो। जी जी, कमेंट शो करें आप एक एक करके। जी अब्दुल समद आप पढ़ने में, क्योंकि ना थोड़ा मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, शो कर रहा है आप। प्रकाश आपकी तारीफ बहुत हो रही है कमेंट्स के अंदर। प्रकाश डज नॉट फील एनी फियर और हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग फॉर द राइट। ओ भाई, मैं फियर तो फील करता ही नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पे अपने पेज पे भी बहुत ओपनली बातें की हैं, सही है। तो ये डर वर मुझे होता ही नहीं अब, सही है। लोग इवन तो कुछ बहुत सारे हेडफुल कमेंट भी दे रहे होते हैं, लेकिन मैं किसी को रिप्लाई हेड से देता ही नहीं हूँ, सही है। इग्नोर कर देता हूँ। अगर कॉन्स्टेंटली ज्यादा अब्यूज करे होते हैं तो उनको ब्लॉक कर देता हूँ। बाकी डर वर होता ही नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता अब। अच्छा तो प्रकाश, डोंट वरी। आपसे थोड़ा सा मैं बट थैंक यू शरियार क्वेश्चन करना जाहिद चाहूंगा। सजवारा जी। जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि
आपका जो अपना मतलब अपब्रिंगिंग थी वो रिलीजियस थी इन अ सेंस के नहीं थी? समझ नहीं आया मुझे। मैं मतलब ये पूछ रहा था कि जो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग थी, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम हाउस होल्ड होते हैं उसके अंदर काफी रिलीजियस अपब्रिंगिंग होती है बच्चे की, तो क्या पाकिस्तानी हिंदू हाउस होल्ड का भी यही है कि रिलीजियस अपब्रिंगिंग की जाती है बच्चे की, कि डिफरेंट एक्चुअली? यार आपकी आवाज कट के आ रही है, सही समझ ही नहीं आई। मैं यार कमेंट मैं कर रिपीट कर देता हूँ सवाल। मैं रिप, मैं हाँ रिपीट आप। कर देता हूँ उसको सवाल। इलियास मुस्तफा ये कह रहा है कि आपको जो जिस तरह मुसलमानों को कहा जाता है ना छोटे बच्चों को कि आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रिलीजियसली उनको अपब्रिंग किया जाता है, तो आपको जो है रिलीजियसली अपब्रिंग किया गया है या फिर बस रिलीजन बस कभी कभार मेंशन हो जाता था, वो ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया सवाल। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि हिंदुइज्म में है ना, आप बिलीवर नहीं है, सही है। जैसे इस्लाम में है कि आप बिलीवर हैं और आपके पास कुरान में अल्लाह ने सम सॉर्ट ऑफ बिलीफ्स बता दिए हैं और आपको वही फॉलो करने हैं, बस दैट्स इट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सही है। हिंदुइज्म आप बिलीवर नहीं, आप सीकर हैं। सीकर से ये मतलब है कि आपका अपनी पर्सनल जर्नी है। आप पैदा होते हैं, उसके बाद आपकी पर्सनल जर्नी है। और यही वजह है कि हिंदुइज्म में इवन आप अगर एथियस्ट बन जाते हैं, आप पॉलीथियस्ट बन जाते हैं, आप मोनोथियस्ट बनते हैं, आप कुछ भी बनते हैं ना, फिर भी आप हिंदुइज्म की कैटेगरी में ही आते हैं। एथियज्म के लिए भी कि नास्तिक का एक टर्म है, सही है। तो ये है कि आप सीकर हैं, आप बिलीवर नहीं है। अब अगर आपको कोई आइडल वर्शिपिंग नहीं पसंद, नहीं करो, सही है। कुछ लोग इसको इस तरह भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम एक रिप्रेजेंट करते हैं गॉड को, कि भाई ये हमारा गॉड है और हमें एक हमारा ध्यान उधर जाता है, उसी वजह से करते हैं। मतलब जिसको जो पसंद है ना उससे करो, आप फ्री हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। आपको फ्रीडम है कि आपका अपना ही, क्योंकि इसमें यह है कि भाई हर इंडिविजुअल डिफरेंटली सोचता है, डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, तो उसकी एक रिलीजियस जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट होगी, उसके अपने हिसाब से होगी। मैं जिस तरह अगर बुक रीड करता हूँ, लेट सपोज कोई मैं बुक पढ़ता हूँ, कैसे इन्वायरमेंट मुझे पसंद है, वो मे भी दूसरे बंदे को वैसा एनवायरनमेंट पसंद नहीं हो। तो ये एक इन हिंदुइज्म यू आर नॉट ए बिलीवर एंड यू आर ए सीकर। एंड सेकंडली व्हेन आई डोंट वांट टू मतलब जब आप बिलीव करते हैं ना किसी चीज पे, तो वो आपके पास सब सेट ऑफ रूल्स हैं, आपको उन्हीं पे ही बिलीव करना है। आप उनके बाहर सोच नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, क्योंकि वही तो इंस्ट्रक्शन है, उसको ही फॉलो करना है आपको, और कुछ तो आपको सोचना ही नहीं है। एज कम्पेयर टू जब आप सीकर हैं, तो आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट है ना, आज मैं अगर बिलीव करता हूँ कि भाई मुझे है ना पोलीथियज्म पे बिलीव है, मैं एक से ज्यादा खुदाओं पे बिलीव करता हूँ, सही है। तो ये मेरी स्टेटमेंट कोई परमानेंट स्टेटमेंट नहीं है कि बस दैट्स इट, और आज के बाद लाइफ के बाद मैं ऐसा इस स्टेटमेंट को चेंज ही नहीं करूंगा। आगे लाइफ में मैं चला जाता हूँ, ज्यादा नॉलेज हासिल करता हूँ, डिफरेंट लोगों से डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, और आगे अगर पोलीथिज्म मुझे सेंस नहीं करता तो मैं मोनोथिज्म को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये जो आपको चीज आपको सेंस ज्यादा करे तो इस तरह, और इस तरह से पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी आती है। इस तरह नहीं है कि भाई आपकी स्टेटमेंट आपको अच्छी नहीं भी लग रही, आपको फील हो रहा है कि यार ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेट लग रही है, फिर भी जस्ट बिकॉज यू थिंक कि इस पे मुझे बिलीव करना है नॉनदलेस, तो फिर उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। जब आप सीकिंग के जर्नी पे होते हैं तो उस पर आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैंने अगर किसी चीज को अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, नॉट बिकॉज आई हैव टू बिलीव बट बिकॉज आई थिंक इट मेक सेंस टू मी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अलियास। अच्छा, हमें काफी ज्यादा मतलब अच्छे कमेंट ही आए हैं। कमियों के बारे में भी सोच लें, सही। टेक्नोक्रेसी पे लोग कह रहे हैं टेक्नोक्रेसी बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, इसकी कमियों के बारे में भी सोच लें। मेरे ख्याल से तो मतलब बेहतरीन सिस्टम है एट द प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसी बॉडीज एग्जिस्ट भी करती हैं जो कि अपने अपने हाफ पर अपने अपने जो उनका एरिना होता है उसके ऊपर इलेक्शंस करती भी हैं। जैसे लॉ के लिए हमारे पर इलेक्शन होता है, हमारे लॉयर्स इलेक्शन करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, तो क्यों ना उनमें से ही बेस्ट बंदे को चूज करके हेल्थ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर क्यों ना बनाया जाए। अब फॉर एग्जांपल अभी जो फवाद चौधरी है, उस बंदे के पास डिग्री नहीं है, बेशक वो अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं हम कह सकते,
बेहतर काम कर रहा है काफी, लेकिन उस बंदे के पास उस चीज की डिग्री नहीं है। अगर कोई डिग्री वाला उधर बंदा होता है जिसने एक्चुअली वहां पर काम किया होता है ऐसी किसी फील्ड के अंदर, तो वो उससे भी बेहतर काम करता। ऐसा है कि नहीं? अलियास, आपकी पॉइंट इस तरह से सही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई उस डिपार्टमेंट का अगर हमें मिनिस्टर सिलेक्ट करना है तो फिर उसी डिपार्टमेंट में ही आप डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करें। अगेन दिस इज डेमोक्रेसी, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर सिलेक्ट करना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही जो उनमें से आप वोटिंग करवा लें, या फिर आपको अगर कोई मतलब इस तरह के करें। लेकिन आप अगर स्टेट का रूलर कह रहे हैं या रिलीजियस कम्युनिटी का हेड कह रहे हैं तो वो आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, क्योंकि आपको जस्ट रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं है, आपकी डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, वो बहुत सारे आगे डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। तो आई डोंट थिंक दिस इज द गुड सिस्टम, एंड आई आल्सो थिंक के दुनिया में कोई ऐसा बेस्ट सिस्टम है ही नहीं, सही है। डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट उनके सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट उनमें आप किसी एक आइडियोलॉजी को या मिक्सचर ऑफ आइडियोलॉजी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही है, इस तरह। बाकी हाँ, अगर आपका ओपिनियन है कि ये बेस्ट है तो मे बी। और बाकी मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि 2 से 3 बंदों ने अपनी विश जाहिर की है कि वो अलियास भाई का फेस देखना चाह रहे हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते। ये प्रकाश भाई बहुत अच्छी, मैं बैकग्राउंड में अभी मॉडरेट कर रहा था तो सबके कमेंट्स देखा था और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। तो खैर, अभी आपने बोला कि ये एक अच्छा सेटअप नहीं है, तो आपके नज़दीक एक अच्छा सेटअप क्या होगा, आप बताना पसंद करेंगे? अच्छा सेटअप किसके लिए? एट द मोमेंट आई थिंक डेमोक्रेसी इज गुड सिस्टम अमंग ऑल अदर्स। डेमोक्रेसी क्योंकि इसमें आप एक मेरिट पे इलेक्ट होंगे। मैं नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट सिस्टम है, परफेक्ट तो नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन अमंग ऑल अदर्स दिस सीम्स गुड सिस्टम। हाँ, फ्लॉस तो हो सकता है, फ्लॉस को भी करेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें तो अभी हम खुबैब भाई का कमेंट आया, आई डिसएग्री विद प्रकाश ऑन मेनी नोशंस। खुबैब भाई अपना कमेंट डाल दिए, हम कमेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिसएग्री करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा बता दें। डिसएग्री आप बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि मैं हर चीज पे राइट हूँ, मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ। आप बिल्कुल वो अपना कमेंट दे सकते हैं, मे बी मैं उस पर अपना ओपिनियन फिर से भी शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमने प्लेटफॉर्म अब स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह हर सैटरडे को आप हमें लाइव देखा करेंगे। इंशाल्लाह जाजिब भाई को भी आप रेगुलरली देखा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि प्रकाश में हमारे पास उन टॉपिक्स पर तो स्पेशली हो जब हम सोसाइटी की बात करें, और जाजिब भाई उन टॉपिक्स पर स्पेशली हो जब हम फिलोसफी की बात करें, क्योंकि माशाल्लाह फिलोसफी के ऊपर इनके पास काफी अच्छा इनके पास स्कोप है। तो और भी हम टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। आज हमारा पहला स्टार्ट है और काफी देख के खुशी हो रही है कि काफी ज्यादा लोगों ने देखा है और अलग अलग लोगों ने देखा है। मतलब आप सबको मैं जानता हूँ, तो काफी खुशी हुई आप सबको इधर देख के, जनित को देख के। आज जनित भी देख रहा है और काफी लोग देख रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी देखा है। जी जाजिब भाई। जी, पहले तो सॉरी मैं लेट हो गया इसी वजह से, क्योंकि मैं खुद काफ़ी बिजी था अभी। तो यार प्लीज़ वो टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़, क्योंकि मैं खुद के पाकिस्तान में तो रहता हूँ नहीं, तो ताकि टाइमिंग हो सके इस तरह। हेलो। अच्छा, मेरे लिए वो क्वेश्चन आ गया कश्मीर पे, आप अलियास उसको क्लिक कर दें। अच्छा, ऊपर आ ये रहा रहा, सही है। हाँ, तो कह रहा है कि प्रकाश, डू यू थिंक कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और इंडिपेंडेंट? यार ये इश्यू तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सही है। इसमें कश्मीरियों पे ही छोड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेरे कहने से तो वैसे होता कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, मतलब कैसे पाकिस्तान उसको बस ले ही ले फोर्स से या कैसे भी तरह, या इंडिया का ऐसा होना चाहिए तो इंडिया से फोर्स से ले ले, ऐसे पाकिस्तान नहीं होने देगा। अगर पाकिस्तान की साइड है तो ऐसे इंडिया नहीं होने देगा। तो उनको अपने हाल पे छोड़े। मैं तो कहता हूँ ये एक ब्यूटीफुल छोटी सी बीच में स्टेट बन जाए, खुद ही रूल करे, खुद ही कश्मीरी आपस में इलेक्शन हो, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो और ये सही रहेगा। इसमें उनकी भलाई है, बाकी तो मुझे कोई सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा। सही। और हमारे पास ये कृतात कुलकर्णी का मैसेज आया कि इज इस्लाम इक्वल टू लिबरलिज्म, हाउ? आप इसको थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे
क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कमेंट है, बहुत ब्रॉड है। इस पे मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा कि इस्लामिक जो एथिक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो एक फंक्शनलिस्ट व्यू से सोसाइटी को देखती हैं कि सोसाइटी फंक्शन किस तरह से करे, कौन सी सबसे बेहतर चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी सबसे बेहतरीन तरीके से चलेगी। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल हम हर बंदे को स्मोक करने दें, हम लिबरल एथिक्स क्या कहेंगे, उसका जिस्म उसकी मर्जी। अगर वो बंदा स्मोक कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अगर वो ड्रिंकिंग कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, अगर वो मतलब जितनी भी चीजें वो अपने आप को हार्म करने के लिए कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इस्लाम ये व्यू लेता है कि नहीं, अब वो अपनी मर्जी तो कर रहा है लेकिन वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है और अपने मुआशरे में भी बुराइयां पैदा कर रहे हैं। जैसे अल्कोहल की वजह से क्या कहते हैं और मसाइल पैदा होते हैं। तो इस्लाम इस बारे में क्या कहेगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन लिबरल थिंकिंग कहेगी कि ये काम होना चाहिए। तो ये एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, लेकिन फिलॉसफी और मोरालिटी को समझने के लिए ये बेसिक बात हमें समझनी चाहिए कि इस्लाम इंडिविजुअल फ्रीडम पर इतना फोकस नहीं करता जितना वो यार, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये वाला functionality टॉपिक के ना ऊपर हमारे करता है। आज की टॉपिक से मुझे लग रहा है बहुत बाहर चले जाएगा। हाँ, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले उस पर जरूर बात करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एथियज्म, और हम बात करवाएंगे एथियस्ट की और जो रिवर्ट होके दोबारा इस्लाम की तरफ आए हैं, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो हम 1 मार्क हिट करने लगे हैं जो जैसा कि हमने सोचा था। तो एंडिंग नोट्स अगर आप सबने में से किसी ने देने हो तो प्लीज बता दें। प्रकाश ही शुरू करते हैं। फिर से बोलें। प्रकाश साहब अपने एंडिंग नोट दीजिए, अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए आज के लिए। कैसा लगा अच्छा, आपको मतलब ये सारा एंडिंग सिस्टम? अच्छा, एंडिंग नोट मेरा ये है कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है। पाकिस्तान में डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, नॉट ओनली रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, आप कल्चरल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं और हमें अपने डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करके पाकिस्तान में रहना चाहिए। सही है, अगर एक कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा है तो सबको आवाज उठानी चाहिए और पाकिस्तान के इश्यूज को पाकिस्तान और हिंदूज को मेहरबानी करके पाकिस्तानी ही समझो, उनको इंडिया के साथ इक्वेट ना करो। हिंदूज के साथ अगर इनजस्टिस यहाँ पे होती है तो उसको इंडिया में जो माइनॉरिटीज के साथ है उनके साथ इक्वेट ना करो। सही है, इंडिया के साथ होता है। ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन बीइंग आई फील बैड फॉर देम एंड आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद देम। लेकिन हम पाकिस्तान में अगर हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है ना, तो फिर हम सबको अपने डिफरेंसेस एक्नॉलेज करके और अपने लोगों के साथ ही खड़ा होना चाहिए। जी अब्दुल समद, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एंडिंग नोट्स दे दें आप भी कुछ। मैं भी यही एंडिंग नोट देता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमने ये नहीं कहा था कि ये बॉर्डर खुला हुआ है आपको हिंदुओं के लिए, आप लोग यहाँ से चले जाओ, अब ये बस हमारे मुसलमानों का मुल्क है। हमने तो कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, तो आप जा सकते हैं। और जो लोग इस टेम्पल को अपोज कर रहे हैं उनसे मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप लोगों की तो नींदें हराम होनी चाहिए। आप तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते और आपके हिसाब से तो शराब की दुकानें भी नहीं खोलनी चाहिए। तो आप लोग जाओ, अपनी एक्टिविटीज करो, एक्टिविस्ट करो, हर चीज के खिलाफ बोलो जो इस्लाम के खिलाफ है। टेम्पल को क्यों पकड़ के बैठ गए? अपनी आप लोगों की तो नींदें हराम होनी चाहिए। उसके अलावा प्रकाश भाई ने यह कहा था कि गवर्नमेंट को फंड नहीं करना चाहिए, ना टेम्पल्स को ना मास्क को। अब मेरा ओपिनियन इसके ऊपर बिल्कुल 180 डिग्रीज है। मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी टेम्पल्स है, जितने मास्क, जितने चर्चेस है, सबको गवर्नमेंट को ही फंड करना चाहिए और इसके लिए अलहदा से लोगों से फंड्स कलेक्ट करने चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है। इसके अलावा आप जाजिब भाई से ओपिनियन ले लें उनका। जी यार, मेरा जाजिब भाई, ओपिनियन तो आप मैं इस पे थोड़ा इतना लेट वोकल आए हो हैं। चुका हूँ कि कई मरतबा, और मैं सॉरी, मैं आज के डिस्कशन में लेट हो गया था। मैं खुद दिल चाह रहा था कि ये टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी आवाम जो है इतने छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज को इतना बड़ा क्यों बना देती है। लाइक आप लोग इस बात पे, मतलब दीन का नाम जो बहुत ज्यादा चल रहा होता है ना, मतलब कभी सूद पे कभी नहीं बोलेंगे, और ये लोग आपके सिनेमास पे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग खुद बड़े मजे से जा रहे होते हैं, और बाकी जो लाख तरह की बुराइयां हो रही होती है शराब पे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके क्या नाम है, जो कुछ बूटलेगर्स भी इन्होंने रखे हुए होते हैं, और बूटलेगर्स को भी ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान ना हो वो। तो फॉर सम रीजन मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है।
इस बात पे कभी नहीं बोलेंगे कि आपकी जो क्लीनिंग जॉब्स हैं या जो छोटी मोटी जॉब्स हैं वो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते। ये समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन टेम्पल आ गया, उफ, टेम्पल आने से तो जैसा कि ये वाले सब मसले सॉल्व हो जाएंगे ना। टेम्पल को अगर रोक देंगे भाई, नहीं, हालांकि यार आपको अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें, मैं इनको बता बता के भी थक जाऊंगा अगर हिस्ट्री पे थोड़ा आप लोग तज्जिया करें। जैसे कि मुस्लिम हिस्ट्री को ही देख लें आप। जब जेरूसलम पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था जेरूसलम पे, उस वक्त तक कोई भी सिनागोग था नहीं। जितने भी सिनागोग्स बने उसके बाद बने, वरना क्रिश्चियंस ने तो वहां पे तबाही मचा दी थी। जूस को कितने बुरे तरीके से निकाला था वहां पे, वहां से फलस्तीन से। आपके सीरिया में भी कितने सारे चर्चेस बने जब मुस्लिम रूल कायम हुआ था। आपके जब मुस्लिम सहाबा थे, मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी या हो, आप मुस्लिम हो या पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, हमारी बहुत ब्राइट हिस्ट्री रह चुकी है, बहुत अच्छी हिस्ट्री रह चुकी है हमारी, कि हम लोग बहुत टॉलरेंट रह चुके हैं। आपको याद होगा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, अंग्रेज के आने से पहले ना हमारे दरमियान कोई हेट था नहीं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्या नाम है, क्या हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत करता है, चाहे आप पाकिस्तान वाली साइड पे हो, इंडिया वाली साइड पे हो। हमारी तो बहुत ही रिच हिस्ट्री रह चुकी है टॉलरेंस की। लेकिन इनको इस चीज से इतने छोटे छोटे इश्यूज से मसला होता है, लाइक, और हिस्ट्री की सिलेक्टिव चेरी पिकिंग कर रहे होते हैं कि नहीं ये चीज तो ये नहीं, ये चीज तो ये नहीं, और उसके ऊपर हम अपना इतना ब्रॉड ओपिनियन बना लेते हैं जिसपे सिर्फ मुसलमान भी नहीं बल्कि स्पेशली माइनॉरिटीज इफेक्ट हो रहे होते हैं। इट्स absurd। तो मैं तो पहले तो इलियास भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है सोच लो के नाम से, कि ऐसी मुश्किल टॉपिक से बात हो सके, और आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। ओवर हेलो टू यू अलियास। इलियास भाई का इंटरनेट बहुत ही खराब चल रहा है आज। खैर, खैर मैं अब कमेंट्स में देखते हैं। आप लोग आप हमारे व्यूअर्स बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा, कि आगे के लिए क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए। एक एक टॉपिक आज ही इलियास भाई ने सजेस्ट किया है। आप लोग बताएं क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए ताकि हम उस पर डिस्कस करें। प्रकाश भाई आप बताएं अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे आगे आगे के लिए, किस किस चीज के लिए? आगे फ्यूचर सेशंस के लिए हमें कैसे टॉपिक्स रखने चाहिए इन्हीं सेशंस में। यार आई गेस बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं फेमिनिज्म को डिस्को। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स पे, कि वुमेन की हिस्ट्री में राइट्स कैसे थे और फिर कैसे कौन से राइट्स लेते आए। तो फेमिनिज्म पे अगर कर लो तो ये भी कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं यार पाकिस्तान में, बहुत सारे सोशल इश्यूज। आई थिंक पाकिस्तान में एक है ना, एक मतलब सोशल रिवॉल्यूशन चाहिए पाकिस्तान की सोसाइटी को। एक छोटी मोटी मूवमेंट्स नहीं, एक इंटायर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चाहिए जिससे लोगों को, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को है ना स्टेप लेना चाहिए, फ्रॉम एजुकेशन से लेकर बाकी भी बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी स्टेप लेना। मतलब ऐसा हो बहुत सारे सेशंस हो, बहुत सारी डिस्कशंस हो, बहुत सारी डिबेट्स हो, सही है, फ्री फ्री डिबेट्स हो जिसमें कोई हेट वेट नहीं हो। अभी मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, इलियास बैठा है, समाज बैठा, हमारे बहुत सारे हम डिसएग्रीमेंट्स है, फिर भी हम एक साथ बैठ के डिस्कस करें ना, इस तरह की डिबेट्स हो। जी आपने इलियास आप एजुकेशन की बात की ना, एजुकेशन से आपको याद होगा कि 1945 ये सॉरी 1931 में क्या हुआ था एजुकेशन के हवाले से, 1933 में क्या हुआ था एजुकेशन के हवाले से। लाइक बहुत सारे लोग जानते नहीं कि एजुकेशन कितना खतरनाक हो सकता है कभी कभी। कि जब हिटलर ने अपनी पहली ट्रीटी किसके साथ साइन की थी, उसने कैथोलिक चर्च के साथ साइन की थी। और कैथोलिक चर्च के साथ जब उसने साइन की अपनी हिस्ट्री की अपनी, और ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा मूवमेंट था, वो ये था कि जैसे ही कैथोलिक चर्च के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी, उनको ना एजुकेशन पे मोनोपोली मिल गई थी। और जब एजुकेशन पे उनको मोनोपोली मिली, उन्होंने एंटी सेमिटिज्म को बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। क्लासेस में बच्चों बच्चों को पढ़ाया जाता था कि आपको यहूदियों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और आज ही शायद आपने कुछ टाइम पहले ही वीडियो देखी होगी हमारे फेसबुक पे, बड़ी वायरल हो रही थी एक बंदा अपने बच्चे को स्टेटमेंट बना रहा था कि
मैं चुन चुन के सब हिंदुओं को पकड़ूंगा, लाइक आई वाज लाइक यार ये इतना इतना डेंजरस स्टेटमेंट हमारे पास, ये जब तक एजुकेशन से सही नहीं होंगे तब तक सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर एजुकेशन का बहुत ही एजुकेटिव पर्सपेक्टिव इस पे हमें लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे इससे ये वाली बात याद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको शेयर जरूर करूं कि एजुकेशन कभी कभी कितना खतरनाक भी हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। चलें, अब टाइम ज़्यादा हो गया। इलियास, आप फाइनल रिमार्क्स दें। और इलियास भाई, आपका फाइनल रिमार्क बाकी है, वो आपके इंटरनेट की वजह से हमेशा रुक रहा है। मेरे यही फाइनल रिमार्क्स हैं कि सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका, आप सबने ज्वाइन किया। जाजिद भाई शुक्रिया, समझ शुक्रिया, भाई शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप और पोस्ट कन्वर्जेंस पर हम बेसिकली एक टॉपिक जरूर रखें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और मेरा यही ओपिनियन है कि जब एक आपने कंट्री बना लिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से, तो उसके अंदर हर बंदे को हक होना चाहिए प्रैक्टिस का, हर बंदे को फ्रीडम होनी चाहिए। और बस यही मेरे रिमार्क्स हैं। और सारे व्यूअर्स का शुक्रिया आपके देखने का, थोड़ा सा मार्क्स ऊपर चले गए। थैंक यू वेरी मच कि आप सबने देखा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे इसी टाइम 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज होगा, कि सरप्राइज क्या भी बता देता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि सैयद उकाशा भाई उस लाइव में शामिल हों। तो थैंक यू वेरी मच देखने का सबका और शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।